बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारा डॉट नेट रिमोटिंग इन सी शार्प है। डॉट नेट रिमोटिंग क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको बता दूं। इसका इंट्रोडक्शन कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। यानी ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है ये आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस जो हैं उसको बनाने के हवाले से हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप उन तमाम एप्लीकेशंस को जो है आप नेटवर्क पर एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है अलाउज यू टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन वेरियस वेज। तो टू पॉपुलर अप्रोचेज है हमारे पास, डॉट नेट रिमोटिंग और ASP डॉट नेट वेब सर्विसेज। डॉट नेट रिमोटिंग जो है अलाउज एन एप्लीकेशन टू मेक एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल अक्रॉस रिमोटिंग बाउंड्रीज विच इंक्लूड्स डिफरेंट एप्लीकेशन डोमेन्स, प्रोसेसेस और इवन डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय नेटवर्क। मीन्स इसका मतलब ये है कि डॉट नेट रिमोटिंग जो है किसी भी एप्लीकेशन से आप अपना जो भी उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, रिमोटिंग बाउंड्रीज़ हैं, आप एक एप्लीकेशन से दूसरी नेटवर्क पर उसको एक्सेस करके आप किस तरह से उन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पर आप उन एप्लीकेशन से अपने जो मैसेजेस हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड्स जो उस नंबर ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट एक्टिवेशन, ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम एज वेल एज कम्युनिकेशन चैनल which are responsible for transporting messages to and from remote application। ये आपको पता है, आप इसको प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं या डिफरेंट जो भी ऐप्स हैं आपके स्मार्टफोन्स में, जब भी जो है आप इन एप्लीकेशन से किसी अदर एप्लीकेशंस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट मैसेजेस जो हैं वो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं इन बिटवीन रिमोट एप्लीकेशंस। तो डॉट नेट जो है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और इसमें नंबर ऑफ़ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड होती हैं। जब भी आप उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट एक्टिवेट होता है और उसको जो ऑब्जेक्ट का जो है एक लाइफ टाइम होता है, तो इस हवाले से वो आपस में कम्युनिकेशन होती है। डॉट नेट रिमोटिंग क्या है? डॉट नेट रिमोटिंग बेसिकली आप देखें ना, रिमोट का लफ्ज़ भी आपके सामने है। रिमोट का मतलब यही है कि आपने नेटवर्क पर कुछ ही फासले पे आपने एक सिस्टम को, एक ऑब्जेक्ट को जो है एक्सेस करना है। यानी कुछ ही ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स आप एक अपने ही लोकेशन से भी बैठ के आप एक फार ऑफ प्लेस पे जो सिस्टम है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये दैट इज़ रिमोट एक्सेस। ठीक है, तो रिमोटिंग जो है ये एक टेक्नोलॉजी है जो अलाउज डॉट नेट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट। यानी जो डॉट नेट में आप जो एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन है। सेम मशीन अक्रॉस ए नेटवर्क और द इंटरनेट। ठीक है, एक ही मशीन जो है तो या नेटवर्क पर भी हैं तो इंटरनेट पर भी हैं, तो आप जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, TCP/IP है, सॉकेट कनेक्शन है। मीन्स कि जब आप अपने सिस्टम से कोई मैसेज किसी सर्वर को सेंड करने की कोशिश करते हैं तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? वो सॉकेट कनेक्शन से होती हैं। सॉकेट आप बेसिकली ऐसे ले सकते हैं कि जस्ट लाइक ए डोर, कि जिससे हमारे जो मैसेजेस हैं वो थ्रू क्लाइंट से सर्वर को हम सेंड करते हैं। ठीक है, तो UDP है, ये एक प्रोटोकॉल है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। MSMQ है, मैसेजेस हैं, वेब सर्विसेज हैं, SOAP है, ये सारी नेटवर्क पर सर्विसेज होती हैं, ये प्रोटोकॉल्स भी होती हैं। तो ये नेटवर्क पर जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट सर्विसेज के साथ मिलकर ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं। मार्शलिंग क्या है? अब कुछ टर्मिनोलॉजी, रिमोटिंग में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, अब वो क्या क्या हैं ये ज़हन में रखिएगा ज़रा, कि जो टर्मिनोलॉजी जो रिमोटिंग में यूज़ होती है उसमें ये चीज़ें क्या हैं। मार्शलिंग क्या है? ये बेसिकली मार्शलिंग, इसको आप ये भी कह सकते हैं सीरियलाइजेशन, आगे भी एक टॉपिक है वो भी आप पढ़ेंगे। सीरियलाइजेशन, मार्शलिंग तो यही है कि कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड क्लाइंट, इसको हम मार्शलिंग कहेंगे। ये टर्म बेसिकली जो क्लाइंट और होस्ट के दरमियान, यानी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम बेसिकली मार्शलिंग कहेंगे।
और जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो मैसेज या जो भी आप सेंड करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट सेंड करते हैं, वो ऑब्जेक्ट आगे किसी फाइल की शक्ल में चला जाए, आगे किसी सर्वर की में चला जाए, व्हाटएवर जो भी है, तो उसको हम बेसिकली सीरियलाइजेशन कहेंगे। और इसके रिवर्स प्रोसेस को हम जो है डी सीरियलाइजेशन कहेंगे। सिंक क्या है? सिंक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है दैट अलाउज कस्टम प्रोसेसिंग ऑफ मैसेजेस ड्यूरिंग रिमोट इन्वोकेशंस, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं कि आपने जो मैसेज सेंड किया है उसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसको आप सिंक कहते हैं, जिसने आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, प्रोसेसिंग करवानी है। चैनल आपको पता है एक रास्ता होता है, एक लिंक होता है कि एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसपोर्ट मैसेजेस अक्रॉस रिमोटिंग बाउंड्री, उसको हम चैनल कहेंगे, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट की शक्ल में जो है काम करते हैं। रिमोट एबल ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मार्शल्ड अक्रॉस एप्लीकेशन डोमेन इज कॉल्ड रिमोट एबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो आपस में कम्युनिकेशन होनी है, जिस ऑब्जेक्ट की कम्युनिकेशन होनी है एप्लीकेशन डोमेन्स के दरमियान, वो रिमोट एबल ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे। फॉर्मेटर क्या होता है? ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान सारी चीज़ें होंगी। ये समझें कि सारे के सारे आपस में जो डॉट नेट रिमोटिंग आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होने वाले सारे की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। फॉर्मेटर है एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग ए डीकोडिंग, ये मैसेज को व्हाटएवर इनकोड करना है, डीकोड करना है और सीरियलाइजिंग करना है डाटा को इनटू मैसेजेस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होगा आगे, मसलन उस मैसेज है ना, मैसेज को हमने सेंड करना है आगे, तो फर्दर वो मैसेज कन्वर्ट होगा डिफरेंट बिट स्ट्रीम के अंदर, तो ज़ाहिरी बात उसको हम सीरियलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। आगे है एप्लीकेशन डोमेन। एप्लीकेशन डोमेन क्या है? डॉट नेट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट ऑफ आइसोलेशन, यानी आप अगर नेटवर्क पे हैं, अब हर एप्लीकेशन ने अपनी अपनी डोमेन में काम करना है। हर एप्लीकेशन ये नहीं होगा किसी दूसरी एप्लीकेशन में इंटरफेयर करे, नो, हर एप्लीकेशन का अपनी अपनी डोमेन में काम करना है उसने, जो भी ऐप डोमेन है, ठीक है। सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट रिमोटिंग। अब क्लास, अब ज़ाहिरी बात है, अब फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, तो जो सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट रिमोटिंग, ये बेसिकली जो मोड कन्फिग्रेशन क्लास है, कन्फिगर्स द रिमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना है, उसको कन्फिगर करना है, वो बेसिकली सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट रिमोटिंग में। रिमोटिंग सर्विसेज की क्लास होती है, प्रोवाइड्स जो सर्विसेज है उसमें मेथड्स फॉर यूजिंग एंड पब्लिशिंग रिमोट एबल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्लास जनरेट ए प्रॉक्सी एक्टिवेट्स एंड कम्युनिकेट्स विद रिमोट ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो ये सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट रिमोटिंग, जो कि ओवरऑल नेम स्पेस आप कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट में यूज़ होगी। डॉट नेट रिमोटिंग कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें ये तो हो गए आपके बेसिकली टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है। अब आ जाए हम कंपोनेंट्स की तरफ, जो डॉट नेट रिमोटिंग में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। एक रिमोट ऑब्जेक्ट होता है which is an object that contain some properties and methods located in one application domain, and you need to call it methods or properties from another application domain or process। ये आप रिमोट ऑब्जेक्ट, आप कैसे नहीं, जब वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने एक्सेस करना है अपनी एप्लीकेशन में रहकर, रिमोट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो वो भी क्या है, एज ए कंपोनेंट के तौर पे एक रिमोट ऑब्जेक्ट। ये एक तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया जिसको आपने एक्सेस करना है। फिर रिमोटिंग होस्ट होता है, ज़ाहिरी बात है आप क्लाइंट हैं और आगे होस्ट है, तो उस रिमोट होस्ट को आपने, वो भी क्या है कि सबसे पहले एक तो हो गया क्लाइंट हो गया, और जो चीज़ ऑब्जेक्ट जिसको आपने एक्सेस करना है वो हो गई, और तीसरी चीज़ जो है होस्ट हो गया। होस्ट की भी ज़रूरत है जो ऑब्जेक्ट आपने जिस होस्ट से लेना है। दिस इज़ द होस्ट ऑफ द रिमोटेबल ऑब्जेक्ट, आल्सो कॉल्ड एज सर्वर एप्लीकेशन। द मेन टास्क ऑफ दिस होस्ट इज़ टू लिसन ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द होस्टेड रिमोटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट एप्लीकेशन आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द एप्लीकेशन विच मेक्स रिक्वेस्ट फॉर द रिमोटेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके सामने रिमोटिंग के कंपोनेंट्स के आगे आप नेटवर्क पर हैं, आपने डिफरेंट एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो आपकी एक एप्लीकेशन आ गई, क्लाइंट एप्लीकेशन आ गई। कौन सा ऑब्जेक्ट है? रिमोट ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। फिर आपका रिमोटिंग होस्ट आ गया, ठीक है। 3 चीज़ें ये होगी। उसके बाद सीरियलाइज्ड एबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट मेड्स अवेलेबल ओवर रिमोटिंग बाय मार्किंग द क्लास विद सीरियलाइजेबल एट्रीब्यूट। दिस ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम मशीन टू मशीन। अब जैसे समझे कि सीरियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा सेट आप भी इसको कह सकते हैं कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है और उसको आपने एक्सेस करना है बिटवीन क्लाइंट एंड रिसीवर, तो उसमें सीरियलाइज यानी कम्युनिकेशन सीरियलाइजेशन के थ्रू होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा फाइल में, वट एवर। इसके आगे मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपकी इसकी।
उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर चैनल की भी ज़रूरत है, यानी जो जो चीज़ें कंपोनेंट जिसके बगैर रिमोटिंग नहीं हो सकती वो ये मैं आपको बयान कर रहा हूँ। चैनल है, ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू मशीन्स हैं। पता है आपको .NET कम्स विद 2 चैनल्स TCP एंड HTTP, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको पता है। चैनल के दौरान जो भी कम्युनिकेशन होती है वो TCP IP और HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू होती है। फिर आ गया फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट, और फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट दोनों साइड पे होते हैं, क्लाइंट और सर्वर दोनों पे। ये क्या है, यूज टू सीरियलाइज और मार्शल ऑन ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करना है, एक्सचेंज करना है, कम्युनिकेशन करनी है बिटवीन सेंडर और रिसीवर या क्लाइंट एंड सर्वर, तो उसमें फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये यूज टू सीरियलाइज और मार्शल एन ऑब्जेक्ट टू डेटा इनटू ए फॉर्मेट इन विच इट कैन, यानी कि जिस फॉर्मेट में उसको सेंड करना है जिसमें वो ट्रांसफ़र हो सके चैनल में, उसको हम फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैसेंजर है, दिस इज़ द कम्युनिकेशन, इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। फिर प्रॉक्सी भी आ जाता है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है क्लाइंट साइड से, इज़ यूज्ड ऑन द क्लाइंट साइड टू कॉल इनटू द रिमोट ऑब्जेक्ट टू यूज़ रिमोटिंग, यानी रिमोटिंग यूज़ करने के लिए हमें प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यू डोंट पर्टिकुलरली हैव टू वरी अबाउट क्रिएटिंग द प्रॉक्सी, इन फैक्ट .NET कैन, ये .NET खुद ही क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद मैसेज सिंक है, ये इज़ एन इंटरसेप्टर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। बिफोर मैसेज गो इनटू द चैनल, दिस इज़ डन टू अटैच मोर डाटा, रीफॉर्मेट डाटा बिफोर इट इज़ सेंट, राउट, debugging information over और परफॉर्म सिक्योरिटी चेकिंग। तो वी हैव टू सिंक, एक है इनवॉइस सिंक, ये क्लाइंट साइड से की तरफ होता है, एंड ए सर्वर कॉन्टेक्ट ऑन सर्वर साइड। ये आपके सामने जो अभी सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी, ये रिमोटिंग आर्किटेक्चर, एक तरफ आपको क्लाइंट एप्लीकेशन नज़र आ रही है, दूसरी तरफ से आपको सर्वर एप्लीकेशन नज़र आ रही है। क्लाइंट ऑब्जेक्ट है, प्रॉक्सी है, उसके बाद फॉर्मेटर है, और फिर चैनल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरह चैनल, फॉर्मेटर और डिस्पैचर और सर्वर रिमोट ऑब्जेक्ट। तो ये एक बेसिक कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन बिटवीन रिमोटिंग ऑब्जेक्ट्स आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन बाउंड्रीज़ होती हैं, ये भी अभी हमने जैसे एप्लीकेशन डोमेन की बात की, एप्लीकेशन बाउंड्रीज़, यानी एप्लीकेशन बाउंड्री डिफाइन द स्कोप एंड ऑफ एप्लीकेशन, इट इनकम्पासेस वेरियस रिसोर्सेज क्रिएटेड टू एन एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। मसलन जैसे आप देखें ना, जब भी आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, CPU काम कर रहा होता है, जो भी आपने उस इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, जब भी कोई आपने चीज़ मेमोरी में जा रही होती है, उसकी बाकायदा कि एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, एड्रेस स्पेस उसकी क्रिएट होती है, और उसमें डाटा इस्तेमाल होता है। तो ये इन्हें आप इसको आप इस सिंपल अगर समझना चाहते हैं कि आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, उसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, कुछ आपने क्लासेस बनाए, कुछ मेथड्स बनाए, फंक्शंस बनाए, सब की अपनी अपनी एक वो एड्रेस स्पेस होगी, डाटा इस्तेमाल होगा उन वेरिएबल्स के अंदर, और एक एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आ जाती हैं, एप्लीकेशन बाउंड्रीज़ हैं आपकी, इससे अगेंस्ट कोई नहीं काम होगा। तो ए टिपिकल मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट इन सच एज विंडोज़ है, uses application boundaries to protect one application from affecting the execution of another application, यानी कि आप ये देख लें कि मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं आपके सिस्टम में, और कोई एप्लीकेशन एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रही होती है, सारी की सारी एप्लीकेशंस अपना अपना काम इजीली और सेपरेटली कर रही होती हैं। तो इसको हम बेसिकली एप्लीकेशन में आप कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन अपनी ही बाउंड्री में काम कर रही है, वो किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल .NET रिमोटिंग में भी ऐसा ही होता है कि एप्लीकेशंस जो हैं वो आप जो भी आप रिमोट ऑब्जेक्ट पे या रिमोट एप्लीकेशंस को एक्सेस करके आप जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो उसी ही बाउंड्रीज में काम हो रहा होता है। प्रोसेस बाउंड्री होती है। ठीक है, प्रोसेस भी जो भी आप एक एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई प्रोसेस होता है, जैसे कि वर्ड एप्लीकेशन है उसके अंदर फर्दर प्रोसेसेस होते हैं, तो ये वही चीज़ प्रोसेस की बाउंड्रीज होती हैं। प्रोसेस इज़ एन एप्लीकेशन अंडर एग्जीक्यूशन, विंडोज़ आइसोलेट्स प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर टू इंश्योर द कोड रनिंग ऑन वन प्रोसेस। ये सिंपल आपका वही ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही आपका एक कॉन्सेप्ट बता रहा है, और यही .NET रिमोटिंग में ऐसे होता है। ठीक है, तो विंडोज़ अचीव्स दिस आइसोलेशन बाय क्रिएटिंग प्रोसेस बाउंड्री। ठीक है, process boundary ensures that each process has its own virtual address space, executable code and data. Windows process cannot directly access the code or data of another Windows process.
Windows process runs only one application, so if an application crashes it does not affect other application। तो ये प्रोसेस की बाउंड्री हैं। सिंपल वर्ड्स हैं कि जब भी विंडोज़ अपने काम कर रही होती हैं या जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस काम कर रही होती हैं वो अपने अपने, अगर वो सिस्टम एप्लीकेशन क्रैश भी हो जाए लेकिन वो अदर एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। एप्लीकेशन डोमेन बाउंड्री में आप CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो कि .NET फ्रेमवर्क का जो हमने जो मेन कंपोनेंट है .NET फ्रेमवर्क का, प्रोवाइड्स ए मैनेज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑफ .NET एप्लीकेशन। ठीक है, मैनेज एग्जीक्यूशन लास्ट लेक्चर में भी आपको इसको बता दिया था। प्रोवाइड्स वेरियस सर्विस टू द एग्जीक्यूशन कोड इंक्लूडिंग क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, कोड एक्सेस सिक्योरिटी, object lifetime management, debugging and profiling support. This is why code executed by CL is also known as managed code। यह मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। एप्लीकेशन डोमेन अचीव आइसोलेशन थ्रू एप्लीकेशन डोमेन बाउंड्रीज, और ईच एप्लीकेशन डोमेन को और हर एप्लीकेशन डोमेन के अपने सेट ऑफ कोड होता है, उसकी अपनी कॉन्फ़िगर सेटिंग होती है, कोई दूसरी एप्लीकेशन के साथ जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा होता। कोड रनिंग इन वन एप्लीकेशन डोमेन कैन नॉट अफेक्ट अदर एप्लीकेशन डोमेन। ठीक है, इसी तरह हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन डोमेन क्रिएट इन अप्रोच यूजिंग ऐप डोमेन क्लास ऑफ सिस्टम डोमेन। यानी कि जब अगर आपने एप्लीकेशन डोमेन जब भी आप .NET फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो आपने सिस्टम नेम स्पेस जो है वो क्रिएट करनी है, तो दैट इज़ एप्लीकेशन डोमेन क्लास। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का आपको पता है, बोथ ए प्रोसेसिंग एप्लीकेशन डोमेन प्रोवाइड्स ए क्लोजली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। Objects in a process or an application domain cannot directly talk to objects in another process or application domain, or in the increasingly connected world, enterprises and users demand distributed application। The distributed application allows objects to talk across process boundaries। अब ये नहीं कि आप नेटवर्क अपने सिस्टम से निकल के नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की वही जनरल सी बातें हैं। आगे हम .NET रिमोटिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, .NET सिस्टम नेम स्पेस, ये तो आपने .NET रिमोटिंग जब आप यूज़ करेंगे तो ये सिस्टम .NET नेम स्पेस जो है ये हम इंक्लूड करेंगे। नेम स्पेस इंक्लूड क्लासेस टू क्रिएट स्टैंड अलोन लिसनर्स। लिसनर भी बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि हमने एक क्लाइंट और सर्वर के आपस में जो है मैसेज जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो लिसनर्स के थ्रू होती है। एंड कस्टम प्रोटोकॉल हैंडल वर्किंग विद सिस्टम .NET नेम स्पेस डायरेक्टली रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग। इसी तरह सिस्टम रन टाइम रिमोटिंग नेम स्पेस भी चाहिए जो हम इंक्लूड करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। इसी तरह सिस्टम वेब सर्विसेज भी इंक्लूड करेंगे जब अगर आप इस पे .NET में अपना काम कर रहे हैं, उसमें आप कोई वेब एप्लीकेशन काम कर रहे हैं तो उसमें भी ये जो सिस्टम वेब सर्विसेज नेम स्पेस एंड करना पड़ेगा। .NET रिमोटिंग आर्किटेक्चर में आपके सामने जो enables objects in different application domain to talk to each other, and real structured remoting is an enabling communication between objects when their application domains are separated across network. Ignis remoting transparently handles detail related to network connection. Both application domain communicates with each other using the following steps। यानी कि when a client object wants to create an instance of a server object, the remoting system at the client side instead creates a proxy of the server पे। यानी कि अब ये डिफरेंट स्टेप्स हैं कि .NET रिमोटिंग आर्किटेक्चर के क्लाइंट जो है ऑब्जेक्ट जो है वांट्स टू क्रिएट इंस्टेंस पहले क्रिएट करेगा और उसमें प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली .NET फ्रेमवर्क के थ्रू क्रिएट हो जाएगी। प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट लीव्स एट द क्लाइंट, ये पहले बता चुका हूँ, बट बिहेव्स जस्ट लाइक रिमोट ऑब्जेक्ट। दिस लीव्स द क्लाइंट विद द इंप्रेशन दैट सर्वर ऑब्जेक्ट इज इन ए क्लाइंट प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह .NET आर्किटेक्चर में इसको डिटेल इसकी हम डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाइंट ऑब्जेक्ट है, आप प्रॉक्सी क्रिएट होती है, रिमोटिंग सिस्टम आ जाता है, चैनल आ जाता है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन डोमेन है, ये सर्वर एप्लीकेशन डोमेन है। यानी इसी एप्लीकेशन डोमेन के में ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट आ गया, प्रॉक्सी आ गई, रिमोटिंग सिस्टम आ गया, चैनल आ गया आपके सामने, रिमोटिंग सिस्टम और ये सर्वर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट बिटवीन प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड सर्वर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है। .NET रिमोटिंग आर्किटेक्चर में प्रॉक्सी हो गई, ये क्लाइंट स्टब बट प्रोजेक्ट होता है, कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर ऑब्जेक्ट है, फिर चैनल आ जाता है, ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें होस्ट भी आ जाता है, पोर्ट भी आ जाता है, एंड पॉइंट भी आ जाता है, रिमोटिंग ऑब्जेक्ट सर्विस आ जाती है। फिर उसके बाद डिस्पैचर होता है। ठीक है, ये डिस्पैचर है, ये पार्ट ऑफ द .NET रिमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। डिस्पैचेज मेथड कॉल टू द सर्वर ऑब्जेक्ट्स, फॉर्मेटर एंड ट्रांसपोर्ट सिंक सी बिलो। ठीक है,
तो ये आपके सामने पूरा एक डॉट नेट रिमोटिंग आर्किटेक्चर हो गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करता है। ठीक है, मार्शलिंग क्या है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बिटवीन कम्युनिकेशन होती है। अभी आपके सामने देखिए ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, वो कन्वर्ट होगा बिट स्ट्रीम के अंदर, और फिर वो जो भी बिट स्ट्रीम डेटाबेस में, मेमोरी में और फाइल में। तो ये जो प्रोसेस है ऑब्जेक्ट से फिर वो बाइट्स की शक्ल में कन्वर्ट होती है। ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, वो आपका मैसेज भी हो सकता है, मैसेज कन्वर्ट इनटू डिफरेंट बिट स्ट्रीम, देन वो डेटाबेस की तरफ, फिर मेमोरी और फिर फाइल। इसके रिवर्स प्रोसेस को डी सीरियलाइजेशन। तो ये कम्युनिकेशन होती है इस तरह से। मार्शलिंग किसको कहते हैं? प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग and sending method calls among the objects across the application boundary via serialization. ये serialization है, and deserialization as known as preceding style. तो serialization the process of converting object into a stream of bytes to store the object or transmit it to a memory, database or a file. Its main purpose is to save the state of an object in order to be able to recreate when needed. The reverse process is called deserialization. तो अब मैं आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्शलिंग क्या होती है। ठीक है, दो तरह की मार्शलिंग होती है। ऑब्जेक्ट मार्शलिंग जो वही है, रिमोट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मार्शल्ड अक्रॉस द, वो ऑब्जेक्ट है जैसे कि वो ऊपर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको, दैट मस्ट बी मार्शल्ड। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ रिमोटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें मार्शल बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉपीड एंड पास्ड आउट ऑफ द सर्वर एप्लीकेशन डोमेन टू द क्लाइंट एप्लीकेशन डोमेन। ठीक है, इसी तरह से मार्शल बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेस्ड ऑन द क्लाइंट साइड यूजिंग प्रॉक्सी। द क्लाइंट जस्ट होल्ड ए रेफरेंस टू दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो मार्शल बाय वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट्स कॉपीड एंड पास्ड आउट ऑफ द सर्वर एप्लीकेशन टू द क्लाइंट, और जबकि रेफरेंस मार्शल बाय रेफरेंस हैं दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेस टू द क्लाइंट साइड यूजिंग प्रॉक्सी, और क्लाइंट जस्ट होल्ड ए रेफरेंस टू दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक होगी बात? मीन्स के ये दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेस्ड ऑन द क्लाइंट साइड। ठीक है, मार्शल बाय रेफरेंस क्लाइंट साइड पे एक्सेस यूजिंग प्रॉक्सी, जबकि मार्शल बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉपीड एंड पास्ड आउट टू द सर्वर एप्लीकेशन डोमेन टू द क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है, मार्शल बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये रिजाइड करते हैं सर्वर पर। व्हेन द क्लाइंट इन्वोक्स ए मेथड ऑन द मार्शल बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट इज सीरियलाइज्ड, ट्रांसफर टू द नेटवर्क, रिस्टोर। ठीक है, इसी तरह से मार्शल बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट हैं, इसी तरह ये सीरियलाइजेबल वही फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से ये उसके बाद ये इसका छोटा सा कोड होता है जो उसके अंदर एम्बेड होता है मार्शल बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। ठीक है, इसी तरह मार्शल बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स है, ये रिमोट ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स आर रिमोट ऑब्जेक्ट दे ऑलवेज सर्वर पे रिजाइड करते हैं। ठीक है, ये ज़हन में होना चाहिए कि मार्शल बाय वैल्यू जो होते हैं ये सर्वर रिजाइड ऑन द सर्वर, और जबकि मार्शल बाय रेफरेंस दे ऑलवेज रिजाइड ऑन सर्वर एंड ऑल मैसेजेस गो टू दिस ऑब्जेक्ट टू द सर्वर साइड। ठीक है, मार्शल बाय रेफरेंस। ठीक है, मार्शल बाय रेफरेंस आ गया, इसमें आपके साथ में क्लाइंट साइड नज़र आ रहा है, फिर आगे उसके सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनकोड आ रहा है, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल आ रहा है, और फिर इनकोडेड बी इंटू डी कोड, और फिर मार्शल बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये सर्वर साइड पे रिजाइड करता है। तो ये एक आपके सामने कंप्लीट जो है ये डॉट नेट रिमोटिंग का आर्किटेक्चर, और जो आपस में इनकी बिटवीन दिस कम्युनिकेशन होती है मार्शल बाय वैल्यू और मार्शल बाय रेफरेंस के हवाले से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई भी आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और दूसरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके चैनल के सब्सक्राइब से ये है कि आपका फ़ायदा होगा कि आपको फर्दर भी नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि मेरे कौन कौन से लेक्चर्स आ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।